तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आज आपकी क्लास 4th है। इसके पहले की 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं, तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, आपको वहाँ पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित है? स्वतंत्रता की स्थापना, असीमता का विकास और अमूर्त चिंतन। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड से जो अपने राइट आंसर तक पहुँच सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होता है आपका, जब बच्चे के सामने कोई चीज़ उपस्थित ना हो, बच्चा उसको टच एंड फील नहीं कर पा रहा है, बट बच्चा फिर भी उसके बारे में थिंकिंग कर पा रहा है, सोच पा रहा है, तो ये आपकी क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन। ये कब आ जाती है बच्चे के अंदर, जब बच्चा 12 से लेकर के 18 साल तक का होता है, यानी कि किशोरा अवस्था में होता है, एडोलेसेंस में होता है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, किशोरा अवस्था। ठीक है। इसके अलावा जो किशोरा अवस्था होती है, इसको स्टैनली हॉल ने तनाव और तूफान की भी अवस्था कहा है। क्यों? क्योंकि इस समय जो किशोर या फिर किशोरी होती है उसकी बॉडी में अनेक प्रकार के चेंजेस जो है हो रहे होते हैं। ठीक है। इसी को स्वतंत्रता की अवस्था भी कहा गया है। इसके अलावा इसी को स्वर्णिम काल यानी कि गोल्डन पीरियड भी कहा गया है। तो ये सारे पॉइंट जो है आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसके अलावा देखिए जो बाल्य अवस्था होती है, जिसको कि 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक आपका किया गया अर्ली चाइल्डहुड, जिसमें जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 6 साल तक का होता है। इसी को प्रारंभिक बचपन या फिर पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। इसके अलावा दूसरा डिवाइड किया गया लेटर चाइल्डहुड, जिसको उत्तर बाल्यावस्था या फिर मध्य बाल्यावस्था या फिर लेटर चाइल्डहुड कहते हैं। इसमें जो बच्चा होता है वो 6 से लेकर के 12 साल तक का होता है। ठीक है। जो लेटर चाइल्डहुड होता है, इसमें सिर्फ बच्चा मूर्त चीज़ों के बारे में थिंकिंग कर पाता है, यानी जिसको बच्चा टच एंड फील कर पाता है। ठीक है। उन्हीं चीज़ों के बारे में बच्चा सोच पाता है, थिंकिंग कर पाता है। तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और पूर्व वयस्कतावस्था यानी कि किशोरावस्था के आगे की जो स्टेज होती है। ठीक है। तो ये यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, किशोरावस्था, एडोलेसेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेकंड, निम्न में से कौन से कारक बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार है? देखिए जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है। यानी जितनी भी चीज़ें बच्चे को मिली है वो कहाँ से मिली है, या तो उसके पेरेंट्स के थ्रू उसकी हेरिडिटी आनुवंशिकता से मिली है, या तो उसने अपने इन्वायरमेंट से ग्रहण की है। ठीक है। इन्वायरमेंट से चीज़ें सीखी है। तो जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, हमारी हेरिडिटी यानी कि हमारी आनुवंशिकता और हमारे इन्वायरमेंट यानी हमारे वातावरण का गुणनफल होता है। ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर दे रखा है कि बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार है। तो क्या जिम्मेदार है, हमारी हेरिडिटी जिम्मेदार है, आनुवंशिकता जिम्मेदार है, जो कि बच्चे को बच्चे के पेरेंट्स के थ्रू मिलती है। ठीक है। इसके अलावा जो भौतिक वातावरण होता है यानी कि जो इन्वायरमेंट होता है, ये भी बच्चे के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। बच्चा अपने समाज के थ्रू सीखता है, संस्कृति के थ्रू सीखता है। ठीक है। इसके अलावा सामाजिक परिवेश, तो अभी यही चीज़ मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की, बच्चा क्या करता है, अपने समाज संस्कृति के थ्रू ही चीज़ों को सीखता है। ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट के ही तो पार्ट होते हैं। तो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है। तो तीनों ही बातें आपकी यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4th। ठीक है। यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों ही बातें सही है। तो 4th ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपकी क्लास 4th है। इसके पहले की 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए जो सही नहीं है हमें उसके बारे में और बताना है। विकास आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है। अभी ये चीज़ मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये क्या होता है, हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है। तो ये बात तो सही है। तो ये आपका राइट आंसर होगा नहीं, क्योंकि जो सही नहीं है हमें उसके बारे में बताना है। ठीक है। तो फर्स्ट आपका यहाँ पर हो गया गलत। विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। देखिए ये बात भी बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है। हम विकास को क्या कर सकते हैं, कुछ हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कुछ हद तक पूर्वानुमान लगा सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो होते हैं जो कि शुरू से बचपन से ही बेहतर करते हैं, तो हम क्या करते हैं, कुछ हद तक प्रेडिक्ट कर देते हैं, कुछ हद तक पूर्वानुमान लगा देते हैं कि हाँ ये बच्चा जो है आगे चल के बेहतर करेगा। बट बेहतर ही करेगा ये जरूरी नहीं है। हम सटीक रूप से पक्के तौर पर भविष्यवाणी नहीं कर सकते। हाँ कुछ हद तक हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तो ये भी आपका यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो सही नहीं है हमें उसके बारे में बताना है। ठीक है। विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक होती है, यही बात यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है। मैंने क्लास 3 में आप लोगों को इस चीज़ के बारे में डिटेल में बताया हुआ था। जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होती है ये क्या होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। हर बच्चे में जो विकास का समय है वो अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कोई बच्चा 8 से 9 महीने में ही चलना सीख जाए और किसी बच्चे को चलने में 2 से 3 साल का समय लग जाए। ठीक है। तो जो समय होता है ये क्या होता है, हर एक बच्चे के लिए अलग अलग होता है, सार्वभौमिक नहीं होता है। तो यही बात गलत है और यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे गलत ही पूछ रखा था।
फोर्थ ऑप्शन दे रखा था विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। देखिए ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी जो बच्चा होता है सबसे पहले सामान्य गतिविधियां करना सीखता है, उसके बाद में विशिष्ट गतिविधियां करना सीखता है। ठीक है, जो विकास का सिद्धांत होता है उसमें एक आपका सिद्धांत होता है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर गति करता है। ठीक है, यानी कि जो बच्चा होता है, जैसे कि एक छोटा बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप उसको कोई गेंद लाने को कह दीजिए तो वो क्या करेगा, अपने पूरे दोनों हाथों का यूज करके उस गेंद को पकड़ के लाएगा, क्योंकि बच्चे ने सिर्फ अभी सामान्य गतिविधियां ही करना सीखा है। ठीक है, बट जैसे जैसे बच्चे का विकास होता चला जाएगा वो क्या करेगा, बाद में अपने फिंगर्स का यूज करके भी उस गेंद को पकड़ के ला पाएगा। ठीक है, तो बच्चा क्या करता है, पहले सामान्य गतिविधियां करता है, उसके बाद में जो है विशिष्ट गतिविधियों की तरफ बढ़ता है। तो जो विकास का सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट की ओर गति करता है, वो यही कहता है कि बच्चा पहले सामान्य गतिविधियां करना सीखता है, उसके बाद में विशिष्ट गतिविधियां करना सीखता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका यहाँ पर सही है, तो ये भी आपका राइट ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि जो सही नहीं था उसके बारे में हमें बताना था, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। फर्स्ट है, विकास की प्रक्रिया एक दिशई होती है। देखिए जो विकास की प्रक्रिया होती है ये मल्टी डायमेंशनल होती है, बहुआयामी होती है। इस पॉइंट को नोट डाउन भी कर लीजिएगा कि विकास क्या होता है, एक बहुआयामी प्रक्रिया होती है। ठीक है, कई दिशाओं में हमारा विकास होता है, हमारा शारीरिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि विकास की प्रक्रिया एक दिशई होती है। ठीक है, सेकंड क्या है, यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। देखिए जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो हमारा विकास होता है, अभी मैंने आप लोगों के साथ में ये चीज़ डिस्कस की कि है ये हमारे हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता से तो प्रभावित होता है, बट इसके साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट से भी प्रभावित होता है। हम किस समाज में रहते हैं, किस संस्कृति में रहते हैं, ये चीज़ भी हमें प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है, बिल्कुल सही बात है। देखिए जो विकास की प्रक्रिया होती है इसमें क्या होती है, सांस्कृतिक विविधताएं होती है। ठीक है, आप जिस संस्कृति में रहते हैं वो चीज़ आपको प्रभावित करती है। हो सकता है कोई चीज़ आपकी संस्कृति में सही हो और वही चीज़ जो है किसी दूसरी संस्कृति में गलत हो। ठीक है, तो यही बात सही है और यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दे रखा था, विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है। तो देखिए केवल वातावरणीय कारकों या फिर केवल आनुवंशिक कारकों से नहीं निर्धारित होता है, दोनों की प्रक्रिया का परिणाम होता है, यानी कि दोनों ही हमें प्रभावित करते हैं, हमारी हेरिडिटी भी और हमारा इन्वायरमेंट भी। ठीक है, बट यहाँ पर दे रखा है कि केवल हमारा इन्वायरमेंट ही हमको प्रभावित करता है, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का उदाहरण है। तो देखिए जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, जो हमारा शारीरिक विकास होता है, उसी के अंतर्गत आपका आ जाता है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल और स्थूल गत्यात्मक कौशल, यानी कि फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहली क्लास में बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है, तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर के एक बार उस क्लास को देख लीजिए। ठीक है, फाइन मोटर स्किल्स क्या होता है, यानी कि सूक्ष्म कौशल आपका क्या होता है, जिसमें कि किसी कार्य को करने के लिए अपनी छोटी मसल्स का यूज करते हैं। जैसे कि जो हमारे हाथों की फिंगर्स होती है, जब हम इनका यूज करके किसी कार्य को करते हैं तो आपका क्या होता है, फाइन मोटर स्किल्स। जैसे कि जब हम सुई में धागा पिरो रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब हम लिखते हैं, ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने फिंगर्स का यूज करते हैं। तो ये आपका किसके अंतर्गत आ जाता है, फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, और ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होती है, जो अपनी किसी कार्य को करने के लिए अपनी बड़ी मसल्स का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि जब आप दौड़ते हैं, चलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब आप तैराकी करते हैं तो आप क्या करते हैं, अपनी बड़ी मसल्स का यूज कर रहे होते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आ जाती है, आपके स्थूल गत्यात्मक कौशल यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंतर्गत आ जाती है। तो यहाँ पर हमसे जो है सूक्ष्म कौशल का एक उदाहरण पूछ रखा है। देखिए दौड़ना किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ग्रॉस मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि आप अपने इसमें बड़ी मसल्स का यूज करेंगे। ठीक है, ज़्यादा मसल्स का यूज करेंगे। इसके अलावा चलना किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये भी आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी हम क्या करेंगे, अपनी बड़ी मसल्स का यूज करेंगे। बट जब हम लिखेंगे, घसीट कर लिखेंगे, ठीक है, या फिर लिखेंगे या फिर ड्राइंग करेंगे या फिर पेंटिंग करेंगे, तो हमने उसमें फिंगर्स का यूज करेंगे। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, फाइन मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। और इसी के बारे में हमसे पूछ रखा था, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कूदना, तो जब आप कूदते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, अपनी बड़ी मसल्स का यूज करते हैं। तो ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, ग्रॉस मोटर स्किल्स का, स्थूल गत्यात्मक कौशल का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं कि जब एक बच्ची लिख रही है तो आप वो क्या कर रही है, अपने फिंगर्स का यूज कर रही है, यानी कि फाइन मोटर स्किल्स का यूज कर रही है, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का यूज कर रही है। ठीक है, तो जो लिखना हो गया वो किसका एग्जाम्पल होता है, फाइन मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूँगी। ठीक है, क्वेश्चन 6 क्या है,
अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखा है, अभिरुचि और अभिवृत्ति दोनों व्यक्तिगत कारक है। देखिए बिल्कुल सही बात है। अभिरुचि का मतलब क्या होगा कि हमारा किस चीज़ में इंटरेस्ट है। ठीक है, इसके अलावा अभिवृत्ति का मतलब क्या होगा, हम किसी चीज़ को लेकर के हमारे सोच क्या है, हमारा व्यवहार क्या है, हमारी भावनाएं क्या है। तो अभिरुचि का मतलब कि किस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है, और अभिवृत्ति का मतलब क्या होता है कि हमारी सोच कैसे, हमारा व्यवहार कैसा है, हम किसी चीज़ के प्रति जो है कितने इमोशनल हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, अभिवृत्ति। ये दोनों ही क्या होते हैं, व्यक्तिगत कारक होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ये दोनों ही क्या करते हैं, हमारे लर्निंग, हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, कक्षाएं शिक्षा शास्त्र और अवधान दोनों व्यक्तिगत कारक है। देखिए दोनों व्यक्तिगत कारक नहीं, कक्षाएं शिक्षा शास्त्र आपका क्या हो जाएगा, सामाजिक कारक के अंतर्गत आ जाएगा। जो कक्षाएं शिक्षा शास्त्र होता है, जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं तो आप समाज के थ्रू चीज़ों को सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा, ये व्यक्तिगत कारक नहीं है। रुचि और समुदाय दोनों पर्यावरणीय कारक है। देखिए जो रुचि होता है ये क्या होता है, व्यक्तिगत कारक होता है, बट समुदाय क्या होता है, पर्यावरणीय कारक होता है। तो यहाँ पर एक ही, जो रुचि है वो क्या होगा, व्यक्तिगत कारक होगा, और जो समुदाय होगा ये क्या होगा, पर्यावरणीय कारक होगा। बट यहाँ पर क्या दे रखा है, दोनों ही पर्यावरणीय कारक है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। उम्र और विद्यालय दोनों पर्यावरणीय कारक है। देखिए फिर से वही बात हो गई, विद्यालय आपका क्या होगा, पर्यावरणीय कारक होगा, बट उम्र आपका पर्यावरणीय कारक नहीं होगा, ये व्यक्तिगत कारक है। ठीक है, किसी व्यक्ति से संबंधित होती है, जो हमारी एज होती है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि इस जो आपकी उम्र होती है इस पर समाज का कोई प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो अभिरुचि और अभिवृत्ति होती है दोनों ही क्या होती है, व्यक्तिगत कारक होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? ठीक है, देखिए व्यक्तिगत कारक की यहाँ पर बात हुई है, ऑप्शन दे रखा है स्कूली माहौल। तो स्कूली जो माहौल है ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, सामाजिक कारक, क्योंकि बच्चा स्कूल में कहाँ से सीखता है, समाज से ही तो सीखता है, तो ये तो व्यक्तिगत कारक होगा नहीं। बट यहाँ पर दे रखा है आनुवंशिकता, हेरिडिटी, ये क्या होती है, व्यक्तिगत कारक होती है। जो चीज़ें हमें हमारे पेरेंट्स से मिली, ठीक है, जैसे कि हमारे आँखों का रंग हो गया, हमारे बालों का रंग हो गया, तो ये क्या होते हैं, व्यक्तिगत कारक होते हैं। तो ये बात आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक संदर्भ, ये भी आपका सामाजिक कारक के अंतर्गत आ जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अध्यापक का शिक्षा शास्त्र, यानी कि अध्यापक जो है किस रणनीति का यूज करके आपको पढ़ा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपके टीचिंग मेथड के अंतर्गत आ जाएगा, सामाजिक कारक के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आनुवंशिकता, हेरिडिटी, ये क्या होती है, व्यक्तिगत कारक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण व आनुवंशिक कारकों की परस्पर क्रिया किसके लिए जिम्मेदार है? देखिए हमने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था कि जो डेवलपमेंट होता है ये क्या होता है, हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है। यानी जितनी भी चीज़ें हमें मिली हैं वो कहाँ से मिली है, हमारी हेरिडिटी से और हमारे इन्वायरमेंट से। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो विकास होता है ये कई पक्षों में होता है। हमारा शारीरिक विकास होता है, हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, और जो सामाजिक विकास होता है इसी के अंदर आप कहा जाता है संवेगात्मक विकास, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी जो हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट होता है ये किसके लिए जिम्मेदार होता है, हमारे शारीरिक विकास के लिए होता है, हमारे सामाजिक विकास के लिए होता है और हमारे संज्ञानात्मक विकास के लिए होता है। तो चारों ही बातें आपके यहाँ पर सही है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी एक पक्ष के लिए नहीं होता है, केवल शारीरिक विकास के लिए नहीं होता है, सभी पक्षों के लिए जिम्मेदार होता है हमारा हेरिडिटी और हमारा इन्वायरमेंट, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हमें मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, हमारे हेरिडिटी यानी कि हमारी आनुवंशिकता और हमारे वातावरण से। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो विकास के पक्ष होते हैं कौन कौन से, आपके फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशियो डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, और इसी के अंदर आपका आता है संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। ये क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है। इसके भी बारे में मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में डिटेल में पूरा बता रखा है, तो आप उस क्लास को एक बार जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आप लोगों को उस क्लास में बता रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दे रखा है, इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवंशिक द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, यानी कौन सा ऐसा कारक है जो कि हमारे पूरी तरीके से हेरिडिटी से निर्धारित होता है। मित्रों का चयन, देखिए जो मित्रों का चयन है आप अपने इन्वायरमेंट से करते हैं, ठीक है, तो इसमें तो हमारी हेरिडिटी का रोल होता नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। आँखों का रंग, देखिए जो आँखों का रंग होता है, आपने देखा होगा किसी किसी जो बच्चों की आँखों का कलर होता है वो क्या होता है, ब्लू होता है। ऐसा क्यों होता है, या तो उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी आँखों का कलर ब्लू रहा होगा, या तो उनके परिवार में किसी का आँखों का कलर ब्लू रहा होगा, ठीक है। यानी कि बच्चे को ये चीज़ कहाँ से मिली, उसको हेरिडिटी से उसकी मिली, उसकी आनुवंशिकता से मिली, और ये बिल्कुल फिक्स्ड होती है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये लाइफ टाइम रहने वाला है जो बच्चे की आंखों का कलर है, ठीक है। हालांकि वो अलग बात है कि अभी कुछ लोग जो है लेंसेज का यूज कर रहे हैं, बट वो कृत्रिम तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। वो
स्थायी रूप से नहीं हो रहा है, ठीक है। बट जो हमें जन्मजात चीज़ें मिल गई वो क्या होती है, बिल्कुल फिक्स्ड होती हैं, अस्थायी होती हैं, ठीक है। तो जो हमारी आंखों का कलर होता है, जो हमारे बालों का कलर होता है, ये क्या होता है, बिल्कुल फिक्स्ड होता है, बिल्कुल अस्थायी होता है। ये हमारे आनुवंशिकता से मिलता है, हमें हमारे हेरिडिटी से मिलता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शैक्षणिक सफलता ये कहाँ से आपका प्रभावित होता है, आपके इन्वायरमेंट से। इसके अलावा शिक्षा में रुचि, ये भी आपका इन्वायरमेंट से प्रभावित होता है, और कुछ हद तक इसमें हमारे हेरिडिटी का भी रोल होता है। बट देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा है पूर्णता, पूरी तरीके से, ठीक है। तो पूरी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारी आंखों का कलर होता है, जिसमें कि हमारे इन्वायरमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है, सिर्फ हमारे हेरिडिटी का इसमें रोल होता है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है। देखिए जो बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, जो उसका भाषाई विकास होता है, वो क्या होता है, उसके हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों से ही प्रभावित होता है। मान लीजिए बच्चे को कोई जन्म से ही कोई विकार हो गया, तो क्या उसका भाषाई विकास अच्छी तरीके से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो जो बच्चे का भाषाई विकास है वो उसके हेरिडिटी से भी प्रभावित होता है। इसके साथ साथ बच्चा किस तरीके के समाज के लोगों के साथ में रह रहा है, ठीक है, किस संस्कृति में रह रहा है, किस समाज में रह रहा है, ये भी उसके भाषाई विकास को प्रभावित करता है। तो दोनों से ही बच्चे का भाषाई विकास प्रभावित होता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। केवल पर्यावरण से नहीं होता है, केवल आनुवंशिकता से भी नहीं होता है, दोनों से प्रभावित होता है। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आगे की क्लासेस है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और देखिए आप में से मुझे बहुत सारे विद्यार्थियों का जो है यही कहना था कि जो क्वेश्चन आप शेयर करें उसमें आंसर भी ऐड करके शेयर कर दीजिए। तो देखिए मैंने आप लोगों के लिए जो है क्वेश्चन के साथ साथ जो उसका आंसर होता है उसको भी ऐड कर दिया है। तो इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरियोसिटी, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।